तो इस कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले बताया जाता है मिनोस के बारे में। मिनोस एक कंपनी है जिसे दुनिया के बड़े-बड़े लोग जो हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। हर साल उनकी माँगें बढ़ती जाती हैं। वो देखना चाहते हैं कि किन्हीं गंभीर परिस्थितियों में इंसान किस तरीके से व्यवहार करके अपने आप को बचा सकता है। या फिर वो ये देखना चाहते हैं कि जो कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत उनका साथ देती है और वो हर गंभीर परिस्थितियों में बाकी लोगों के बजाय बच के निकल सकते हैं। इस बार हमें ये भी पता चलता है कि ये पूरी तरीके से इल्लीगल होता है और इसे बाकी पूरी दुनिया से छुपा कर भी किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अंत में ज़ोई और बेन को भी मारने की कोशिश की जाती है। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कौन बच सकता है और कौन नहीं बच सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन और ज़ोई मिनोस का पता लगाते हैं कि उनका अगला गेम कहाँ पर होने वाला है। दरअसल ज़ोई जो है वो मिनोस का पर्दाफाश करना चाहती है और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई एक थेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रही होती है। वो उस थेरेपिस्ट को सब कुछ सच-सच बताती है, लेकिन एज़ यूजुअल थेरेपिस्ट उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि ये सब ज़ोई के मन में चल रही बस मनगढ़ंत बातें हैं। ज़ोई को जाना होता है न्यूयॉर्क, मगर वो प्लेन से नहीं जाना चाहती। दरअसल ज़ोई का एक पास्ट है जिसके अंदर उसके साथ एरोप्लेन में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से ज़ोई एरोप्लेन में बैठने से डरती है। थेरेपिस्ट को लगता है कि शायद उसी डर की वजह से वो एरोप्लेन से नहीं जाना चाहती और ये सारी मनगढ़ंत बातें कर रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई और बेन दोनों ही न्यूयॉर्क के लिए निकल गए हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क कार से जाते हैं, प्लेन से नहीं। फिर हम देखते हैं कि ज़ोई और बेन एक होटल के रूम में रुकते हैं। उसके बाद ज़ोई जो है वॉशरूम जाना चाहती है और वो वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन को लगता है कि सारा का सारा रूम टूट रहा है। जिस तरीके से मिनोस के एस्केप रूम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर ज़ोई आती है और बेन को उठाती है। दरअसल ये सब कुछ एक सिर्फ सपना होता है। हमें पता चलता है कि बेन और ज़ोई दोनों ही उस हादसे को भुला नहीं पा रहे होते हैं। कहीं न कहीं वो अभी भी डरते हैं कि कहीं मिनोज़ उन्हें ढूँढ ना ले। इसीलिए ज़ोई शायद मिनोज़ का पता लगाना चाहती है ताकि वो अपने इस डर से छुटकारा पा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई ने जिस जगह का पता लगाया होता है, बेन और ज़ोई दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। मगर जब वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो वो बिल्डिंग बिल्कुल ही खाली और खंडर होती है। वहाँ पर कोई भी उन्हें नहीं मिलता या फिर वो किसी भी तरीके से उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पाते। फिर वहाँ उन्हें एक आदमी दिखता है। वह दोनों उस आदमी से बात करने जाते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान वो आदमी ज़ोई के गले में एक चेन होती है, उसे खींचकर भागने लग जाता है। ज़ोई और बेन दोनों ही उसका पीछा करते हैं और पीछा करते-करते एक ट्रेन स्टेशन पे पहुँचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी उन्हें एक डब्बे के अंदर फँसाकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे रहते हैं। वह दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि हम अगले स्टेशन पे उतर कर उसकी कंप्लेंट करेंगे। उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर 4 लोग और भी होते हैं। दरअसल ज़ोई को कुछ अजीब सा लगता है। वह उठ के यहाँ-वहाँ देखने लगती है और वो देखती है कि वो ट्रेन का डब्बा बाकी ट्रेन के डब्बों से अलग हो गया है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ट्रेन का डब्बा एक अनजान सुनसान जगह जाकर रुक जाता है और उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसमें से कुछ लोग गंभीर तरीके से घायल भी हो जाते हैं। यहाँ पर बेन कहता है कि शायद मिनोज़ ने हमें ढूंढ लिया। मिनोज़ का नाम सुनते ही बाकी सभी लोग भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग भी मिनोज़ के गेम्स का शिकार बन चुके थे। वो सभी लोग डर जाते हैं और बस इस रूम से बाहर निकलना चाहते हैं। शायद वो लोग भी दोबारा से इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्लूज़ ढूंढने लग जाते हैं। दरअसल मिनोज़ इन्हें एक क्लू देता भी है, जिससे कि ये एक अनजान बैग के पास पहुँचते हैं और उस बैग में से एक हैंडल निकलता है। फिर इन्हें ट्रेन के फर्श पर एक दरवाज़ा मिलता है, लेकिन उस दरवाजे पर कोई भी हैंडल लगाने की जगह नहीं होती। हम ये भी देखते हैं कि इस ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा करंट भी छोड़ दिया जाता है। एमटीए एम्प्लॉय रूम ओपन करने के बाद इन्हें एक टोकन स्लॉट दिखता है, जिसके लिए इन्हें 9 टोकन्स चाहिए होते हैं।
वहाँ पर इनके लिए एक क्लू भी होता है कि सारी की सारी गलत एड्स को खींच निकालो, मगर ये उन्हें नहीं खींच सकते क्योंकि वो मेटल्स के बने होते हैं और क्योंकि पूरी ट्रेन में करंट होता है तो इन्हें करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। फिर ज़ोई जो है वो सभी एड्स को देखती है, उन सभी एड्स में कोई ना कोई गलती होती है, वो दरअसल एक स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद वो थोड़ा-सा और दिमाग लगाती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें उन एड्स को नहीं खींचना है, उनके सामने के जो हैंडल्स हैं उन्हें पुल करना है, लेकिन वो उन्हें भी पुल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भी करंट होता है। उसके बाद एक दूसरी लड़की जिसे बैग मिला होता है, वो आती है और उस बैग के अंदर एक रबड़ की शीट होती है, लेदर की शीट होती है। वो उसे निकालती है और उसे वो लोग काटते हैं और वो फिर उसके बाद उन हैंडल्स को पुल करते हैं। उस हैंडल्स को पुल करने के बाद उन्हें टोकन्स मिलने लग जाते हैं। वो सारे के सारे इसी काम में लग जाते हैं, गलत एड्स को ढूंढना, उनके सामने हैंडल्स को पुल करना और टोकन लेना। लेकिन जैसे जैसे उन्हें टोकन्स मिलते जाते हैं, करंट और ज़्यादा बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा। बिजली का करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक आदमी की शॉक लगने से उसकी मौत भी हो जाती है। वो सारे टोकन्स डाल देते हैं। सारे टोकन्स उस टोकन स्लॉट में डालने के बाद उन्हें जो फर्श पे दरवाज़ा मिलता है वो अपने आप ही खुल जाता है और वो सभी लोग उस दरवाज़े के अंदर आकर एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। उस लिफ्ट के अंदर वो सारे ही लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो जब अपने अपने गेम्स में थे तो उनके साथ क्या क्या होता था। उसके बाद वो लोग उस लिफ्ट से निकलते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं जिसे बिल्कुल एक बैंक की तरह डिज़ाइन किया जाता है। वो सभी लोग वहां देखते हैं। ज़ोई यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। उसके बाद एक आवाज़ आती है, सिस्टम एक्टिवेटेड। सभी लोग ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी चीज़ को छूना नहीं है जब तक कि हमें कोई क्लू ना मिले। उसके बाद ब्रियाना एक टाइल पर पैर रखती है और बहुत सारी लेज़र लाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो लेज़र लाइट इतनी ख़तरनाक होती है कि वो किसी भी इंसानी शरीर के 2 टुकड़े कर सकती है। रेचल कहती है, तुमने टाइल पे पैर रखा है, जैसे ही तुम टाइल से पैर हटाओगी वो लेज़र लाइट्स बंद हो जाएंगी और ऐसा ही होता है। वो बहुत ही आराम से, ध्यान से ब्रियाना का पैर उस टाइल पे से हटाते हैं। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और उन्हें बताया जाता है कि 10 मिनट में वॉल्ट रूम बंद हो जाएगा। दरअसल वॉल्ट रूम ही एकमात्र रास्ता होता है यहाँ से बाहर निकलने का। इसका मतलब उन्हें 10 मिनट के अंदर वॉल्ट रूम तक पहुँचना है, 10 मिनट के अंदर सारे क्लूज इकट्ठे करने हैं। उसके बाद नेथन को कैंडी जार में एक की मिलती है। वो सभी लोग वहाँ पर उस चाबी से बाकी सभी लॉकर्स को खोलने के लिए लग जाते हैं। बेन देखता है कि सभी लॉकर्स पर नंबर लिखे होते हैं, लेकिन एक लॉकर पर नाम लिखा होता है सोनिया। बेन उस चाबी से उस लॉकर को खोलता है और उसमें से निकलते हैं बहुत ही नुकीले हीरे, जिससे कि ज़ोई का हाथ भी कट जाता है। दूसरी तरफ ब्रियाना और रिचल को भी एक लॉकर मिलता है जिसके ऊपर सोनिया लिखा होता है, लेकिन उस लॉकर के अंदर से उन्हें मिलते हैं सफ़ेद नोटों के बंडल। मगर जैसे ही वो लोग उस लॉकर को खोलते हैं तो वहाँ पे सामने टेबल पर एक बटन सा ओपन हो जाता है, जिससे कि वो लोग वहाँ फंस जाते हैं और अगर वो टेबल पे चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो लेज़र लाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। रिचल जो है वो ज़ोई के पास वो पेपर का बंडल फेंकती है और वो लोग ज़ोई का खून उस बंडल पे लगाकर उस पे से एक पिन निकालते हैं, जो कि उन्हें उस एटीएम मशीन के अंदर डालना होता है और रिसिप्ट लेनी होती है। जैसे ही उसके बाद वहाँ सभी घड़ियाँ एक समय दिखाने लग जाती हैं। वो लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि समय ही उन्हें रास्ता बताएगा। वो लोग समय की सुइयों को आगे और कदम के हिसाब से चलते हैं। लूथन सबसे पहले चलना स्टार्ट करता है और टॉफीज़ ले लेता है ताकि वो बाकी लोगों के लिए निशान छोड़ सके। लूथन सही जा रहा होता है, लेकिन वो जो रास्ता होता है वो सिर्फ आधा रास्ता होता है। जैसे ही वो आधा रास्ता पार करता है वहाँ पर उन्हें एक लॉकर मिलता है, जिसे ओपन करने के लिए उन्हें एक कॉम्बिनेशन कोड चाहिए होता है। वो सब लोग कोड ढूंढने में लग जाते हैं, मगर क्योंकि ये एक बैंक है तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद लूथन खुद से रिस्क लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो एक गलत कदम रखता है जिससे लेज़र्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। ब्रियाना और रिचल रूथन का पैर उस टाइल से हटाते हैं जिससे कि लेज़र्स डीएक्टिवेट हो जाए।
अब ज़ोई को एक और क्लू मिलता है जिससे कि उसे पता चलता है कि उस लॉकर को खोलने के लिए उन्हें कोई भी कॉम्बिनेशन लॉक की ज़रूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन पिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ उस लॉकर के लॉक को गोल गोल घुमाती है और वो पूरा एक बॉटल की तरह बाहर आ जाता है, जिसके अंदर एक नक्शा होता है कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। वो सभी लोग उस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं और उसके दरवाजे के बंद होने से 5 सेकंड पहले ही वह उस कमरे से निकल जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि वो लोग एक बीच पर आ गए हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि वो कोई बीच नहीं होती, वो भी एक कमरा ही होता है। यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है जिससे वो एक फ़ोटो भी खींचते हैं। इस कैमरे से निकली हुई फ़ोटो एक क्लू होती है और ये सभी लोग अपना अगला क्लू ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर उन सभी लोगों को एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिसका वो लोग यूज़ करने लग जाते हैं और अपना क्लू ढूंढते हैं। उस मेटल डिटेक्टर से उन्हें एक एंकर मिलता है जो रेत के अंदर होता है। वो उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से नहीं निकाल पाते क्योंकि वो एक रस्सी से बंधा होता है और रेत के अंदर वो रस्सी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्टेड होती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो रेत है वो एक दलदल में बदलती जा रही है और वो सब चीज़ उसके अंदर जाती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि रेचल उस रेत के अंदर डूब जाती है और लूथन उसे बचाने के लिए उस रेत में कूदता है। रेचल को बचाने के चक्कर में लूथन की डेथ हो जाती है। वह उस एंकर से वहाँ पर एक रूम होता है उसका दरवाज़ा खोलते हैं और वो सभी लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं। वो सभी लोग उस रूम के अंदर क्लू ढूंढ रहे होते हैं और जोई देखती है कि जो लाइट हाउस होता है उसके ऊपर एक सीढ़ी बन चुकी होती है। जोई उस रूम से निकलती है और उस लाइट हाउस के ऊपर चढ़ती है। वह वहाँ अपना क्लू ढूंढ रही होती है और उसे क्लू मिलता है। उस लाइट हाउस के ऊपर जोई वहाँ पर एक जो नकली चांद होता है उसे तोड़कर वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाती है। साथ ही साथ रिचेल और ब्रियाना भी उस रूम के अंदर वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढती है, जो कि होता है वहाँ पर रखा हुआ फ्रिज। वो उस फ्रिज को ऑन करती है और वो देखती है कि उसके ज़रिए वो बाहर निकल सकती हैं। और हम देखते हैं कि बेन भी उस लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश में वहाँ से गिर जाता है और रेत के अंदर धंस जाता है। ब्रियाना जो होती है वो उस फ्रिज के रास्ते से वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो रिचल होती है वो जोई के साथ आ जाती है। रिचल और जोई जो होते हैं वहाँ से निकलने के बाद एक सीवर लाइन के ज़रिए बाहर सड़क पर निकलते हैं। वो देखते हैं कि वो सोचते हैं कि वो बाहर निकल चुके हैं, मगर वो सब कुछ असली नहीं होता और जोई ये बताती है कि वो अभी भी गेम में ही है। यहाँ पर उन्हें ब्रियाना भी मिल जाती है जो कि ये बताती है कि यहाँ पर समय समय पर एसिड की बारिश हो रही होती है। वो लोग अपना क्लू ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें मिलती है एक चाबी। वो चाबी एक यहाँ नीचे पर दुकान की होती है। वह उस चाबी से उस दुकान का शटर तो ओपन हो जाता है, लेकिन वो उस दुकान के अंदर नहीं जा पाते। उस दुकान का शटर ओपन करने के बाद उस दुकान के सामने एक प्लास्टिक की छत सी बन जाती है, जिससे कि वो एसिड की बारिश से उस वक्त बच जाते हैं। उस दुकान के अंदर एक टीवी होता है जिसके अंदर उनका अगला क्लू मिलता है। उन्हें पता चलता है कि उन्हें पानी को इकट्ठा करना है, मतलब कि उन्हें एसिड को इकट्ठा करना है किसी चीज़ के अंदर। फिर जोई देखती है कि सब चीज़ें एसिड से पिघल रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर जोई देखती है कि एक बोतल जो होती है वो एसिड से नहीं पिघलती। उसके बाद दोबारा एसिड की बारिश होती है और वो एक बोतल के अंदर, जो कि पिघली नहीं होती, उसके अंदर उस एसिड को इकट्ठा करते हैं। वो जिस छत के नीचे होते हैं वो भी पिघल रही होती है और कुछ एसिड की बूंदें उन लोगों के ऊपर भी गिरती हैं। वहीं साथ में ही एक टेलीफोन बूथ होता है जिसके अंदर एक फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा होता है। एसिड की बारिश बंद होने के बाद वो उस एसिड को वहाँ पर टेलीफोन बूथ पे लगे चेन पर डालते हैं और उसका ताला तोड़ते हैं। उस टेलीफोन बूथ में 3 लोगों की जगह नहीं होती, इसलिए जोई वहाँ से बाहर निकलती है और क्लू ढूंढने लग जाती है, लेकिन 5 सेकंड में ही वो एसिड की बारिश दोबारा स्टार्ट होने वाली होती है। रिचेल को उस टेलीफोन बूथ के अंदर एक अम्ब्रेला मिलता है जो वो जल्दी से निकाल कर जोई को देती है। जोई जैसे ही वो अम्ब्रेला खोलती है वैसे ही एसिड की बारिश स्टार्ट होने लग जाती है। उस टेलीफोन बूथ में लिखा होता है कि तीसरी रिंग पर ही फ़ोन को उठाना है। जैसे ही तीसरी रिंग होती है और रिचेल फ़ोन को उठाती है, वहाँ पर एक गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, जोई उस दरवाजे के अंदर, उस कैब के अंदर बैठ जाती है। जोई जैसे ही उस कैब के अंदर बैठती है,
तो एसिड की बारिश बंद हो जाती है। उसके बाद रेचल और ब्रियाना भी सोचते हैं कि हम भी यहाँ से निकलकर उस कैब के अंदर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस टेलीफोन बूथ से निकलते हैं, कैब का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि बिल्कुल ही 5 सेकंड के बाद एसिड की बारिश दोबारा स्टार्ट होने वाली होती है। ज़ोई बहुत कोशिश करती है वो कैब का दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुलता। और फिर हम देखते हैं कि एसिड की बारिश स्टार्ट हो जाती है और ब्रियाना और रेचल उस बारिश में पिघल जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद उस कैब के ही ज़रिए ज़ोई रोते रोते एक रूम में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि वहां पर बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं। वहां पर एक नाम भी लिखा होता है, सोनिया, जो उन्हें बैंक के अंदर भी मिला था। यहाँ पर ज़ोई को फिर से अमेंडा मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस सोनिया की यहाँ बात हो रही थी वो अमेंडा की बेटी होती है। अमेंडा की बेटी को किडनैप कर दिया जाता है और अमेंडा से कहा जाता है कि वो मिनोस की मदद करे। यहाँ पर हम देखते हैं बेन भी ज़िंदा होता है, लेकिन वो एक कांच के पीछे होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेंडा ही सारे पजल्स बना रही होती है और अब वो ज़ोई को ये बताती है कि वो लोग ये चाहते हैं कि अगली पजल मेकर ज़ोई बने, और ज़ोई इस चीज़ को करने से सख्त मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि बेन जिस रूम में होता है उस रूम को पानी से भरा जाता है ताकि वो उसके अंदर डूबकर उसे मार सके। अमेंडा मिनोस को कहती है कि वो प्लीज़ उसे जाने दे। उसने ज़ोई को मनाने की कोशिश की, लेकिन ज़ोई ने मना कर दिया। ज़ोई अमेंडा को बताती है कि वो लोग तुम्हें कभी भी नहीं जाने देने वाले थे यहाँ से, और अगर मैंने उनकी बात मान ली तो वो मुझे भी कभी नहीं जाने देंगे यहाँ से। उसके बाद ज़ोई एक हीटर को देख रही होती है जिसके अंदर आग जल रही होती है। वो देखती है कि ये गैस की पाइपलाइन में से आ रही है। वो उस पाइपलाइन को तोड़ती है और उसका मुंह जो है वो बेन के रूम की तरफ कर देती है और फिर उसके अंदर आग लगा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई वो पूरा रूम जला देती है और वो उस कांच को भी तोड़ देती है जिसके पीछे बेन होता है। वो लोग बेन को उठाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो तीनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बाहर निकल चुके हैं। वो लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और उस बिल्डिंग को सील करवाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग जो हैं वो ज़ोई की मदद कर रहे होते हैं और उसे ये विश्वास दिला रहे होते हैं कि उन्होंने मिनोस को पकड़ लिया है पूरे सबूतों के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई और बेन एयरप्लेन में होते हैं, लेकिन ज़ोई को कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो सोचती है कि जब ज़ोई ने पहले कंप्लेंट करी थी तो उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन इस बार उन्हें वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे मिल गई, या फिर कैसे वो लोग इतनी आसानी से मिनोस को पकड़ पाए। बेन ज़ोई को बताता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर उन्होंने उसे कैसे छोड़ दिया होता। वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोई एक लेडी से मिलती है जो कि एग्जैक्टली उसकी थेरेपिस्ट की तरह ही दिख रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारी चीज़ें झूठ थी। वो सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ज़ोई को ये यकीन हो जाए कि ये सब चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो प्लेन नहीं, वो फिर से एक रूम के अंदर आ गई है, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी कहानियों का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।